सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग। नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है आनंद मार्ग के इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे बीच उपस्थित हैं आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी। प्रणाम गुरु जी। जीवन में अनेकों समस्याएं हैं, अनेकों कठिनाइयां हैं और बहुत सारी कठिनाइयों का समाधान साधारण लोग नहीं कर पाते हैं। आनंद मार्ग के प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने सभी समस्याओं का निदान बताया। यदि आप आनंद मार्ग से जुड़ते हैं, यदि आप आनंद मार्ग की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, सन्यासियों से संपर्क करते हैं, तो आपको जीवन की समस्त कठिनाइयों से निजात पाने का अवसर मिलता है। आप बहुत सारी बातों को जानते हैं, मानव जीवन के उद्देश्य को जानते हैं और मानव जीवन की सार्थकता को भी जानते हैं, तो आप श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते हैं। आज के इस भागम भाग आधुनिक जिंदगी में बहुत सारे लोग कोई शारीरिक रूप से बीमार हैं तो कोई मानसिक रूप से बीमार हैं। पहले तो ध्यान नहीं देते, बीमारियां घर बना लेती हैं। उसके बाद जब डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो भी अनाप शनाप तरीके से इलाज करते हैं। बहुत सारी खबरें आप पेपर में पढ़ते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं कि किस तरह से गलत इलाज से बहुत सारे पेशेंट मर जाते हैं। भगवान ने कहा, बाबा ने कहा चिकित्सक के लिए कि चिकित्सक कैसा होना चाहिए, उसके बारे में मैं दो शब्द दादा कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि यदि चिकित्सक है कोई तो वो अपनी सुविधा की अपेक्षा रोगी की सुविधा की ओर अधिक ध्यान दे। रोगी की मृत्यु हो जाने पर उस समय की वो फीस न ले। मृतक के सभी पुत्र अगर नाबालिग हों तो बाकी पावना माफ कर दे। मिलावटी दवाइयों का व्यवहार न करे। ऐसा न करने पर यदि व्यवसाय में क्षति की संभावना जान पड़े तब उक्त औषधि की खरीद बिक्री बंद कर देनी चाहिए। यहाँ तक कि मिलावटी औषधियों के वितरक का स्वभाव जब तक संशोधित नहीं हो जाता तब तक उसे चिकित्सक क्षमा भी न करे। ऐसा होना चाहिए आदर्श चिकित्सक, जिसे हम भगवान तुल्य मानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मोटापे की। दादा से जानते हैं मोटापा क्यों होता है। कहते हैं मोटापा बड़े लोगों का, अमीरों का रोग है। दादा क्या है मोटापा? बहुत अच्छा आपने छेड़ा है आज जी। ये ऊंची आय वाले अधिकारी, धनी व्यापारी और प्रांत भोजी राजनीतिज्ञों का रोग है। कहने का मतलब कि अमीरों का और आलसियों का रोग है। बिल्कुल, और मुफ्त खोरों का। जी पॉलिटिशियन को मुफ्त का मिल जाता है जी, तो मोटा क्यों नहीं होगा। वैसे वसा, चर्बी या फैट हमारे शरीर में जो सब धातु हैं उसका एक बहुत ही आवश्यक हिस्सा है। जी वसा के बगैर, चर्बी के बगैर
हमारा शरीर का कोई भी अंग नहीं काम कर सकता। बिल्कुल। मांसपेशियां काम नहीं कर सकती, हड्डी चर्म रह जाएगी, काम नहीं कर सकती। तो प्रकृति ने हमारे भोजन को एक स्थिति में चर्बी में बदलती है। तो चर्बी जितनी हमको आवश्यक है, वसा जितना आवश्यक है, उतना हमने अगर रखा तो हमारा दोस्त है, मित्र है जी। अगर ये बढ़ गया, हमने उसको ध्यान नहीं दिया, अब बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, आगे हम बताएंगे इस पर, तो वही दुश्मन बन जाता है। और जो चर्बी दुश्मन बन गई उसी को मोटापा कहते हैं। बिल्कुल। उसी आदमी को मोटा आदमी कहते हैं कि जिसके पेट पर, नितंब पर, जांघों पर अनावश्यक मांस और चर्बी लद गई। बिल्कुल। तो चलने से पता लगता है कि आदमी से ज़्यादा उसका पेट हिलता है, वो दौड़ नहीं सकता, श्वास लेने में सुविधा हो जाती है, थोड़ी देर चल करके वो हाँफना शुरू कर देता है। दादा, मोटे लोगों को तो बड़ी तकलीफ होती होगी। बहुत कष्टकारक जीवन है, मोटों से पूछो जी। लेकिन ऐसा आदमी आलसी हो जाता है। जी। अगर आदमी दौड़ धूप करेगा, चलते फिरते रहेगा, क्योंकि प्रकृति ने चर्बी दी है ये वर्किंग एनर्जी के लिए। ये कार्बन है, ये कोयला है देह में, यही हीट में अगर हम कन्वर्ट कर दे तो काम की शक्ति मिलती है। जी। तो ये सुषुप्तावस्था में ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। बिल्कुल। काम करते हैं तो वही उसी बैटरी से हमको एनर्जी मिलती है काम करने की। वो काम नहीं करेंगे तो जगह जगह यही अधिक मांस में और फैट में कन्वर्ट हो जाएगी, उसी को मोटापा कहते हैं। जी। तो ये आज बहुत बड़ी समस्या है। मैं जरा सा यहाँ से हट करके आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। कि आज समाज के सामने, देश के सामने बहुत बड़ी समस्या माओवाद और नक्सलाइट्स की है। बिल्कुल। कि जगह जगह ये तोड़ फोड़ करते हैं, हमारी सेनाओं का नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे पुलिस को मारते हैं, पब्लिक भी प्रभावित होती है। हमसे किसी ने कभी एक पॉलिटिशियन ने इस पर प्रश्न किया था कि इसका समाधान क्या है। हमने कहा, उसी को मैं आज दोहरा रहा हूं, कि भूखा आदमी पाप करने के लिए मजबूर हो जाता। जी। बुभुक्षितो किम न करोति पाप। भूखा आदमी अपराध करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो टोटल ये माओइज्म की समस्या है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। नक्सलाइट समस्या है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। और उन्हीं इलाकों में ये फैलता है जहाँ का आदमी गरीब है, जहाँ का आदमी ट्राइबल है। जी। उन्हीं में ये फैलता है। तो अगर 5 आवश्यकताएं, गुरुदेव भगवान श्री श्रीयानंद मूर्ति जी ने कहा इसको, कि हम सभी समाधान, सामाजिक समाधानों का, राजनीतिक समस्याओं का एक समाधान कर सकते हैं, कि जीवन की जो आवश्यक 5 आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा, जी। अगर इसको हम मुहैया कर दे, कंपल्सरी कर दे कि हम देश में सबको, किसी को भूखा नहीं मरने देंगे, किसी को नंगा नहीं रहने देंगे, बगैर घर का कोई नहीं होगा और अनपढ़ कोई नहीं रहेगा, और बीमार पड़ा तो उसकी दवाई की भी व्यवस्था रहेगी। जो हम फालतू खर्च करते हैं इधर उधर, पॉलिटिकल खर्चे करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर फालतू खर्चे करते हैं, वो सबको लगा करके अगर हम देश की गरीबी दूर की तो हमारा मोटापा भी दूर हो जाएगा, और वही धन गरीबों में चला जाएगा तो सारी व्यवस्था बन जाएगी, सब देश के नवनिर्माण में, समाज के नवनिर्माण में लग जाएंगे। बहुत अच्छा बताया दादा आपने। इसलिए मोटे लोग अपना हिस्सा अगर दुबले लोगों को दे दें, गरीब लोगों को, जी, बीमार लोगों को अगर दे दें
तो ये भी सही हो जाएंगे, वो भी सही हो जाएंगे। बिल्कुल। ये निरोग हो जाएंगे, वो स्वस्थ हो जाएंगे। बिल्कुल। तो समाज के सही बैलेंस के लिए ये जो मोटापा रोग है, इसी से हम इसका समाधान इस देश का कर सकते हैं। कोई मोटा नहीं घूमेगा बीमारी लेकर के, और कोई दुबला बीमार नहीं घूमेगा, लेकिन ये सामाजिक न्याय होगा तभी ये संभव है। दुर्भाग्य से ये सब चीज़ें नहीं हैं। ये जितने आंदोलन हो रहे हैं, ये सब के पीछे एक सलूशन है। अगर विचारवान लोग जिसके हाथ में सत्ता है इस चीज़ को अगर समझें, और गुरुदेव के बताए हुए जो प्राउत के जो सिद्धांत हैं, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर दो, और न्यूनतम आवश्यकता यही सबकी है, गरीब हो चाहे अमीर हो। अमीर चुपड़ी रोटी खाता है तो हम कहें कि मोटी आदमी गरीबों वाला भोजन करो भाई, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। जो दुबला पतला बीमार है वो बोलेंगे तुम चुपड़ी खाओ, तो तुम निरोग हो जाओगे। बहुत अच्छा बताया दादा आपने। अगर अमीर फालतू न खा करके आवश्यकता अनुसार खाएं, पर जो अधिक खा रहे हैं वही अधिक वाला हिस्सा अगर गरीबों में तस्कीम करें, गरीबों को दे दें, तो निश्चित रूप से अमीर भी स्वस्थ रहेंगे, और गरीबों का जब पेट भरेगा तो वो भी स्वस्थ रह पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मोटापे रोग पर फिर वापस आकर के बात करते हैं दादा से। अंतराल के बाद आपका स्वागत है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं में से प्रमुख है मोटापा रोग। ये एक ऐसा रोग है जो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता, उसे तो खत्म करता ही है, साथ साथ पूरे समाज का विनाश तक हो जाता है। यदि इंसान चाहे तो स्वस्थ रहे, मोटापे से बचे। आज के आधुनिक इस युग में खान पान का प्रभाव कहें या ऐशो आराम की ज़िंदगी के बारे में बात करें, तो इन सब का बहुत गहराई से प्रभाव पड़ रहा है मोटापे रोग पर। दादा, आजकल देखा जा रहा है कि महिलाएं इससे बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, मोटापे रोग से। इसका क्या कारण है? ये स्वाभाविक है कि महिलाएं, खास करके बच्चों की माँ जी, उनमें कर्म शिथिलता तो रहती ही है आम आदमी से। तो उनके भोजन में अगर अधिक फैट और प्रोटीन जाएगा तो उनके पेट पर चर्बी बढ़ जाएगी। तो ऐसा होने से औरतों में केवल सुस्ती नहीं बल्कि बांझपन का रोग हो जाता है। जी।
वो ऐसी माताएं जिनके पेट पर अनावश्यक चर्बी जमा हो गई, वो माता बनने के लायक अधिकारिणी नहीं रह जाती। इसलिए उनको अगर माँ बनना है तो इस अनावश्यक चर्बी को घटाना पड़ेगा। पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है, और जब धीरे धीरे आदमी भोजन पर कंट्रोल नहीं है, लगातार फैट और बढ़ते जा रहा है, चर्बी और बढ़ते जा रही है, जब तक लीवर ठीक है, अभी पूरा प्रभावित नहीं हुआ, तब तक ऐसे आदमी को राक्षसी भूख लगती है, हमेशा भूख लगी रहती है। आप देखे होंगे मोटे आदमी का मुंह बंद नहीं रहता। बिल्कुल। तो अगर इस अवस्था में वो समझता है कि हमको भूख लग रही है इसलिए खा रहे हैं, लेकिन वो सोच नहीं रहा है कि भूख स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है। भूख लग रही है तो पानी पियो, सब्जी खा लो, सब्जी का सूप पी लो जी, उस भूख को मारो। अगर तुम प्रोटीन और फैट ऐड करोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे लीवर के ऊपर लोड बढ़ता जाएगा जी, और लीवर के ऊपर लोड जब बढ़ेगा तो धीरे धीरे लीवर कमजोर हो जाएगा और वो काम करना बंद कर देगा। तो क्या होगा? कब्जियत होगी, एसिडिटी होगी, रक्तचाप होगा। सभी रोग को बुलावा देने वाला मोटापा रोग है। इसलिए और धीरे धीरे आदमी काम के लायक बिल्कुल बेकार होगा, अंत में फिर चलने फिरने लायक भी नहीं होगा। इसलिए आदमी को संयम रखना होगा कि जब तक ये अवस्था हमारी नहीं बनी उसके पहले ही संयमित हो जाओ। ऐसा आदमी घूमना फिरना भी नहीं चाहता, बैठे बैठे ऑर्डर देगा, क्योंकि शरीर शिथिल हो जाता है, अंग प्रत्यंग धीरे धीरे ढीले हो जाते हैं और सारे रोग का घर बन जाता है वो शरीर। ब्लड प्रेशर उसको हो गया, डायबिटीज उसको हो गई, शुगर उसको हो गया, क्योंकि खाने पर कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल। वो समझता है क्योंकि ज्यादा मिठाई खाएगा, ज्यादा तली हुई चीज पसंद करेगा, मूंगफली वो बैठ करके खाएगा सर्दियों में, कहेगा कि नहीं इससे जरा जाड़ा कम लगता है, तो एक्स्ट्रा फैट और प्रोटीन उसमें इकट्ठा होते जाएगा। इसलिए ये जो मोटापे का रोग है ये जीभ का रोग है, सुस्ती का रोग है, बैठे हुए आदमी का रोग है। इसलिए ये चिंता का विषय है, औरतों के लिए भी चिंता का विषय है, मर्दों के लिए भी चिंता का विषय है, बच्चों के लिए भी चिंता का विषय है। पहले बच्चे कूद फांद दौड़ धूप करते रहते थे, हंसते खेलते रहते थे, बच्चे चुस्त दुरुस्त रहते थे। आज मोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं। एक तो उनका खान पान का ढंग बदल गया। जी दादा, आजकल तो बच्चों में ये समस्या बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। क्या इसका कारण दादा जंक फूड भी है? जंक फूड बहुत बड़ा कारण है, और माँ बाप उसको चेक नहीं कर रहे हैं। उसको सिखा, अंकुर नहीं खिलाएंगे, अंकुरित चना और मूंग नहीं खिलाएंगे, वेजिटेबल सूप नहीं पिलाएंगे, लेकिन कोको कोला पिलाएंगे, सॉफ्ट ड्रिंक पिलाएंगे, बैग में लेकर के ट्रेन में भी चलेंगे। बिल्कुल। तो बच्चे को सहज उपलब्ध है। छाछ नहीं पिलाएंगे, नारियल का पानी नहीं पिलाएंगे, पानी नहीं पिलाएंगे, खाने के साथ भी कोको कोला पिला देंगे। तो ये सब जाकर के जंक फूड फैट में और मांस में बदल करके आदमी को मोटा कर देता है। खेल कूद में भी इंटरेस्ट नहीं है, खेल कूद में भी इंटरनेट पर बैठा रहेगा, इंडोर गेम खेलना पसंद करेगा। तो आजकल तो दादा टीवी और इंटरनेट और ये सब के माध्यम इतने सशक्त हैं कि बच्चे बाहर निकल ही नहीं पाते। इसलिए अभी और आगे आने वाले समय में ये मोटापा ये बिल्कुल कुंभकर्ण का और रावण का रूप धारण करके हमारे समाज के सामने इकट्ठा है। इसका निजात होना चाहिए, नहीं तो हम समाज को और व्यक्ति को और परिवार को निरोग नहीं रख सकते। ये परिवार के लिए भी समस्या है, ये समाज के लिए समस्या है, क्योंकि मन अगर बड़ा नहीं हुआ, हम सोचते कि हम ही सब खा जाएं, तो एक दिन विद्रोही इतने बढ़ जाएंगे कि आपकी नींद हराम कर देंगे जी। और अगर चाहते हैं कि इन विद्रोहियों की बंदूक सरकारी आर्मरी में घुस जाए, फौज के पास और पुलिस के पास जमा हो जाए, तो इनको खाना दीजिए, इनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल दीजिए, इनको नौकरी के रास्ते खोल दीजिए,
इनको मकान दीजिए, इनकी बंदूकें स्वयं घुस जाएगी। तो इसी में परिवार का भी समाधान है, व्यक्ति का भी समाधान है, समाज में भी जो विषमता है दूर हो जाएगी और देश में पुनः अमन चमन चैन फैल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन इसके लिए बहुत विशाल हृदय की आवश्यकता है और देश को एक नए हिस्से से नए तरीके से प्लान करने की आवश्यकता है, तभी सबका समाधान होगा। आज जीवन को एक द्वीप रूप में लेकर के हम इसका अध्ययन नहीं कर सकते। हर चीज को लेकर के पूरा संसार एक छोटा सा टुकड़ा हो गया है। एक घटना कहीं घटती है, उस पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। अगर भारत इस चीज को शुरू करता है कि अपनी सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए खुल गया, इन 5 चीजों को अगर अपना ले, तो भारत स्वयं एक विश्व का नेता के रूप में उभर के आएगा, नई दुनिया को चिराग दिखलाएगा। दादा, उन 5 चीजों के बारे में एक बार थोड़ा सा और जानकारी दें। तीसरी बार कह देता हूं जी। भोजन सबको चाहिए, बीमार, निरोग, गरीब, अमीर, सबको चाहिए। इसलिए जिसको जैसे भोजन की आवश्यकता है वैसा उपलब्ध कराओ, मिनिमम। कोई भूख से न मरे। हम किसी को अनुदान क्यों, हम पर कैपिटा इनकम ऐसा प्लान करके बनाए कि सब आदमी अपनी रोटी कमा सके। बिल्कुल। मेहनत करके कमाए, हम अनुदान देकर नहीं खिलाएंगे, लेकिन रोटी उपलब्ध हो। एडमिनिस्ट्रेशन को ये ध्यान रखना होगा कि रोटी सबके दरवाजे पर है। एक इतिहास से एक कहानी है, बिहार में, अब वो शायद झारखंड का पार्ट है, एक जगह है मेदिनी नगर बोलते हैं, वहाँ के राजा मेदिनी सिंह थे। अंग्रेजों के टाइम में उसको डाल्टनगंज भी कहने लगे थे, डाल्टन के नाम पर वो हुआ। तो सुबह 4 बजे प्रजा वत्सल राजा सुबह घूम घूम के देखते थे, जिस घर में मथनी की आवाज नहीं चलती थी, इसका मतलब उसके घर में गाय नहीं है, दूध नहीं है, इसलिए मक्खन नहीं निकाला जा रहा है, वहाँ दही नहीं है, तो उसको बुला करके दरबार में दूसरे दिन उस परिवार को गाय का दान करते थे। वाह। इसलिए आज भी उस इलाके में लोग आते हैं, धन धन राजा में दनिया, घर घर बजे मथनिया। तो राजा को ऐसा प्रजा वत्सल होना चाहिए कि हमारी प्रजा सुखी है, कि उसको खाना मिल रहा है कि नहीं। तो देश की सत्ता जिसके हाथ में है उसको सोचना होगा कि हर आदमी को भोजन मिले, कोई नंगा नहीं रहे, हर आदमी को वस्त्र भी मुहैया हो, और कोई झुग्गी में क्यों रहेगा। व्यवस्था ऐसी हो कि हर आदमी के पास मिनिमम तो रहने का हो, इसलिए आवास भी हो, और कोई भी आदमी बगैर पढ़े नहीं रहे। दिक्कत यह है कि स्कूल कॉलेज में अगर मैं सुनता हूं कि ये गरीब का बच्चा है तो हमको बहुत कष्ट होता है। बच्चा गरीब अमीर कैसे हो सकता है, बच्चा देश का है। इसलिए देश की प्लानिंग होनी चाहिए कि हर बच्चे को शिक्षा देनी। लेकिन आज ऐसी व्यवस्था है कि एक बच्चे पर महीने में 1 लाख भी खर्च हो रहा है, लेकिन एक ऐसा भी बच्चा है जिस पर 5 रुपए खर्च करने के लिए भी व्यवस्था नहीं जी। ये असमानता दूर करनी पड़ेगी। शिक्षा में हमको बिल्कुल उदार होना पड़ेगा। शिक्षा कंपलसरी और सबके लिए आवश्यक हो, बगैर पढ़े कोई बच्चा नहीं रहे। अभी भी बहुत सारे बच्चे ट्राइबल एरिया में और गांव में ऐसे घूमते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, और वही आदमी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। अगर देश की आबादी पर कंट्रोल करना है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना होगा। गुरुदेव ने कहा कि आर्टिफिशियल मेजर्स जो फैमिली को प्लान करने का है अस्वाभाविक है। आज दुनिया में जिन देशों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, वहां की आबादी घट रही। बिल्कुल। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे, इन देशों में समस्या हो गई, आबादी घट रही है, बढ़ नहीं रही है। तो जहाँ की आबादी बढ़ रही है उसका मतलब है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना डाउन है कि चिंता नहीं है कि हमारा बच्चा पैदा कर है तो क्या करेगा। बहुत सुंदर बताया दादा आपने। देश की तरक्की के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण निहायत ज़रूरी है।
असमानता नहीं होनी चाहिए, सभी बिल्कुल बराबर ना हो तो कम से कम इस लायक तो हों कि जीवन जीने के लायक हो जाएं। अपने मोटापे को कम करें, दूसरों का पेट भरें, यही सबसे उत्तम कार्य है। ये ईश्वर की उपासना से कम नहीं है। यही भगवान ने भी कहा था, बाबा ने भी कहा था। तो मोटापे रोग पर हम बात कर रहे हैं और ये सारी बातें मोटापे से ही कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर इसी रोग पर विस्तृत चर्चा करेंगे, दादा से बहुत सारी बातें जानेंगे। दादा, आज के लिए प्रणाम, नमस्कार। आनंद मार्ग ग्लोबल हेडक्वार्टर्स, आनंद मार्ग प्रचारक संघ, आनंद नगर, पोस्ट ऑफिस बागलता, डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया, वेस्ट बंगाल 723215, इंडिया। फोन नंबर्स 03254260248, 09431103725, our website www.amps.net.in, कैंप ऑफिस मधु मंजूषा, हेहल, रातू रोड, रांची 834005, झारखंड। फोन नंबर्स 06512511387, 09431103725, दिल्ली ऑफिस D41 साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1, न्यू दिल्ली 110049। फोन नंबर्स 01124643344, 09818927367, 09999987923। सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प, प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग, नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण, शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च।